बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास 10th केमिस्ट्री सिंध बोर्ड की नई बुक का चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और नई बुक जो है उसमें हमारी 10th क्लास केमिस्ट्री की उसमें न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 का नाम आपके सामने आएगा अभी इंशाल्लाह। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में जब मैंने यानी इस बुक के बारे में जब इंट्रोडक्शन दिया था अपनी इंट्रो वीडियो में, तो एक बात बताई थी। बुक ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन एडवांस किस्म की केमिस्ट्री इन्होंने इंक्लूड की है इसमें, लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर में जाके जहाँ सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ऐसे कि इनका जो हमारा पहला चैप्टर है ना 10th क्लास केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सेम चैप्टर, सेम एज इट इज यही वाला चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर में मौजूद है। यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, इस चैप्टर के बारे में चंद तारुफी बातें, इंट्रोडक्शन वाली चीजें तुमको समझाई गई हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर को तफसील से डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो पहले क्या होता था बच्चों को, जब फर्स्ट ईयर में जाते थे तो पहली बार केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते थे, समझ भी नहीं आता था ये केमिकल क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, केमिस्ट्री तो वैसी घबराहट होती है, नाम इतना अजीब सा होता था, परेशानी घबराहट टेंशन अलग होती थी कि फर्स्ट ईयर है भाई बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब आसानी ये होगी कि 10th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जान के जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना, उसको समझना काफी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, सब समझेंगे, लेकिन तमाम चीजों को समझने से पहले मुझे दो लफ्जों का जवाब दे दो। तुम क्लास 9 से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, इससे पहले तुमने 8 क्लास में साइंस पढ़ी होगी, साइंस में केमिस्ट्री का एक पोर्शन तुमने पढ़ा होगा। प्रोसेस में और रिएक्शन में क्या फर्क है? अच्छा, मेरा लेक्चर तुमको समझ में आएगा इंशाल्लाह, बस तुम मेरी आवाज को गौर से सुनना। और ये जो मेरा रेड कलर का पॉइंटर है ना, जो मैं घुमा रहा हूँ, इसको तुम गौर से देखना जब मैं देखने बोलूँ। ठीक है, तो प्रोसेस और रिएक्शन में क्या फर्क है? प्रोसेस में ना एक छोटी सी बात याद रखो, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन रिएक्शन में फॉर्मूला हमेशा चेंज हो जाता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे मिसाल देते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने जो एक पानी का गिलास है, पानी मैटर की कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है सर। अच्छा जी, अगर मैं पानी को फ्रीज कर दूं, जमा दूं, तो वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। और बर्फ मैटर की कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। ठीक है सर। अगर पानी को मैं हीट कर दूं, सर करना क्या चाह रहे हैं, सबर करो, सुनो मेरी बात। अगर पानी को मैं हीट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वेपर्स बन जाएगा, जिसको मैं आबी बुखारात कहता हूँ, वाटर वेपर्स। और वेपर्स मैटर की कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है। ठीक है। अच्छा, जब पानी की बात की तो पानी का फॉर्मूला क्या था? H2O। सही है सर, यानी पानी के एक गिलास में तमाम के तमाम पार्टिकल्स, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स H2O के थे। हाँ सर। जब मैंने पानी को फ्रीज कर दिया, तब उसका फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला तो मेरे ख्याल में सर वही रहा। भाई, जिस तरह तुम पानी को पी सकते हो, इसी तरह बर्फ को भी खा सकते हो, बस क्योंकि वो फ्रीज और चिल्ड हुई हुई थी, ठंडी लगती है, गला खराब हो जाएगा। और क्या होगा? ठंडा पानी पीने से जो नुकसान होता है वो बर्फ पीने से होगा। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि पानी को पीने से बड़ा फायदा हो रहा है, बर्फ को खाते ही जो है कोई रिएक्शन हो गया जिसमें, क्योंकि बर्फ का फॉर्मूला चेंज होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। पानी मैटर की लिक्विड स्टेट है, फॉर्मूला H2 होता है, उसमें तमाम पार्टिकल्स H2O के होते हैं। और बर्फ मैटर की सॉलिड स्टेट है, उसका फॉर्मूला भी H2 होता है, मतलब उसमें तमाम पार्टिकल्स H2O के होते हैं। और जब पानी को हीट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब भी फॉर्मूला H2 ही रहता है। देखो, फॉर्मूला चेंज नहीं होना, बस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तब्दील हो रही है। जब ये पानी था तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर थे, यानी H2O के तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े फासले पर थे। जब ये बर्फ बन गया तो H2O के तमाम पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हो गए, सॉलिड था। और जब मैंने इसको हीट किया तो H2 के पार्टिकल्स आजादी से घूमने लगे, फ्रीली मूव करने लगे। तो बार बार क्या हो रहा है इसमें, पानी को ठंडा करने से, गर्म करने से, पानी को पानी रखने से सिर्फ पार्टिकल्स की H2O की अरेंजमेंट तब्दील हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फॉर्मूला वही का वही है, फॉर्मूला वैसे ही है। तो जिस अमल में फॉर्मूला तब्दील ना हो, सिर्फ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तब्दील हो जाए, वो अमल प्रोसेस कहलाता है। और जहां फॉर्मूला तब्दील हो जाए ना, वो रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं, जब कोई चीज जलती है तो वो रिएक्शन करती है हवा में ऑक्सीजन से। हवा में बहुत सारी गैसेज है ना, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेज है। ऑक्सीजन जलाने में काम आता है कि जब भी कोई चीज जलेगी, बर्न होगी, कंबस्ट होगी, वो रिएक्शन करेगी हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है सर। अभी कागज जल रहा है
तो कागज के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। हाँ सर, अब जरा तफसील जानते हैं। कागज बनता किससे? दरख्त की लकड़ी से। दरख्त की लकड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कार्बन है, तो कागज के अंदर भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कार्बन है। ठीक है सर। तो कागज का जलना मतलब कागज के अंदर मौजूद कार्बन का जलना, और कार्बन का जलना मतलब कार्बन का हवा में मौजूद किससे रिएक्शन करना? ऑक्सीजन से। और जब कार्बन हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कागज का सिंबल, यानी कागज के अंदर जो, अगर मैं बात करूं कागज के फॉर्मूले की, तो कागज का फॉर्मूला पहले क्या? 10C। जलने के बाद क्या हो गया? CO2। तो कागज के जलने से फॉर्मूला तब्दील हो गया। कागज का जलना एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें फॉर्मूला तब्दील हो जाए ना, वो रिएक्शन कहलाता है। एक और मिसाल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे जंग लगना। मेरे स्लाइड पॉइंटर को दोबारा देखो, लोहे पे जंग लगना। अच्छा, जिस तरह अभी तुमको एक बात बताई ना कि जब कोई चीज जलती है वो रिएक्शन करती है हवा में ऑक्सीजन से, इसी तरह एक बात और सुनो। जब लोहे पे जंग लगता है ना, तो रिएक्शन करता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ। वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात। वाटर के वेपर्स हैं, वाटर है ना, फॉर्मूला H2 रहेगा। लेकिन अगर वेपर्स हैं तो नीचे जी लगा दो, गैसियस स्टेट में। आयरन पे रस्ट लग रहा है, यानी लोहे पे जंग लग रहा है, तो लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी यानी नमी से रिएक्शन करेगा। ये रहा लोहा, लोहे का सिंबल Fe। और जब जंग लग जाएगा ना, तो नया फॉर्मूला बनेगा Fe2O3.NH2। का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी पानी के मोल्स मॉलिक्यूल जाके उस पर अटैक चिपकेंगे, वो रस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आती है, तो मैं रस्टिंग की एक वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें और से क्लियर हो जाएगी मेरी बात, कि पहले लोहे का सिंबल Fe था, लेकिन जलने के बाद लोहे का फॉर्मूला, लोहे का सिंबल क्या हो गया? Fe2O3.NH2। मतलब फॉर्मूला तब्दील हो गया। जहां फॉर्मूला तब्दील हो जाए ना, फॉर्मूला, वो रिएक्शन कहलाता है। तो लोहे पे जंग लगना, ये भी एक रिएक्शन है। तो क्या फर्क हुआ प्रोसेस और रिएक्शन में? कि जिसमें फॉर्मूला चेंज ना हो, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सिर्फ तब्दील हो जाए, वो प्रोसेस कहलाता है। और जहां फॉर्मूला चेंज हो जाए, जैसे कागज C से CO2 हो गया, आयरन Fe से Fe2O3.NH2 हो गया, जहां फॉर्मूला तब्दील हो जाए, वो रिएक्शन कहलाता है। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा जी, अब मैंने तुमको रस्टिंग ऑफ आयरन की, लोहे के गलने, लोहे पे जंग लगने की, और फिर कोर्रोड होने की, गलने की एक वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। ये जो रस्टिंग वाला प्रोसेस है ना, ये इंशाल्लाह पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो क्या वीडियो, आइए जरा देखते हैं उसको पहले और से। रस्टिंग की वीडियो, अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये रही रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। मैंने बताया ना, जब कोई चीज जंग खाती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है। तुम देखना, समझ में आएगी बात इंशाल्लाह।
ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है तुमको ये रस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। अब ना रस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोसेस और रिजेक्शन में फर्क समझ में आ गया। अब जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, अभी तुमको मैंने मिसाल दी कि कागज का जलना, मतलब कार्बन का हवा से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना। क्या जला हुआ कागज जो कार जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जब कोई कागज जलता है ना, तो जलने के बाद उसकी राख बन जाती है, और जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो क्या जला हुआ कागज दोबारा से कागज बन सकता है? यानी कार्बन का एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद दोबारा से कार्बन में कन्वर्ट होना, और आसान जबान में जले हुए कागज का दोबारा से कागज बनना, क्या मुमकिन है? क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? नहीं सर, इसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बस रिएक्शन स्टॉप। जितने रिएक्टेंट थे रिएक्ट कर गए, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन रुक गया, स्टॉप हो गया। ये जो एरो के उल्टे हाथ पे चीजें कहलाती है ना, ये रिएक्टेंट कहलाती है, मतलब जो आपस में रिएक्ट करें। और रिएक्टेंट के मिलने से जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जो एरो के सीधे हाथ पे होता है। तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर गए और प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट स्टॉप हो गया, दोबारा वापसी कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में आ नहीं सकता। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, जिसमें रिवर्स का गियर नहीं लगता, प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन स्टॉप्स। दूसरी मिसाल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। इक्वेशन तुमको बता चुका, तो छोटी सी इक्वेशन है। तो जब लोहे पे जंग लगता है, क्या वो दोबारा सही हो सकता है? तुम्हारा जवाब हो सकता है हाँ सर, जंग तो सही हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों सर? हमारे घर के दरवाजों पे जंग लग जाता है, हम उसको पॉलिश कर देते हैं, कलर कर देते हैं, सही हो जाता है। हाँ, अगर बहुत दिन तक छोड़ दें तो वो जो जंग लगा हुआ है, जो रस्ट हो गया है, वो गल जाएगा, वो कॉर्रोड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब तक वो ऐसी हालत में है, तब तक तो हम उसको कलर कर सकते हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हो, और से मेरी बात को सुनो तुम। अब इस तस्वीर में तुम जंजीर को देखो। जंजीर के जिस हिस्से पे जंग लगा है, इसका मतलब ये है कि जंजीर का वो हिस्सा अपने ऊपर ब्राउन कलर की लेयर, या दरवाजे के देख लो, दरवाजे पे ब्राउन कलर की लेयर जम चुकी है। ये ब्राउन कलर की लेयर वो रस्ट है, वो Fe2O3 है। अब इसके ऊपर कलर करने के लिए जाहिर है डायरेक्ट स्प्रे तो करोगे नहीं, कलर तो करोगे नहीं, पहले रेगमाल से घिसा जाता है, पुराने जंग को उतारा जाता है। तो जिस यानी Fe2O3 की वो लेयर, अल्लाह की मेरी बातों को समझ में आए, वो पट्टी जो जम चुकी है लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की, वो तो रेगमाल के घिसने से उतर गई ना। अब जो अंदर का मेटल बच गया था, जिसपे जंग नहीं लगा था, उसकी शक्ल बाहर आई है। उस पर जो थोड़े बहुत निशान पड़ गए होंगे जंग की वजह से, उसको तुम कलर वलर करके सही कर दोगे। तो जो मेटल बच गया है जंग से, बस उस पे कलर हो सकता है, उस पे पॉलिश हो सकती है, ताकि उसकी शक्ल अच्छी आ जाए, उस पर जंग नहीं लगा था। लेकिन जिस मेटल यानी आयरन के जिस हिस्से पे जंग लग चुका है, जो Fe2O3 में कन्वर्ट हो चुका है, वो तो रेगमाल से खिसके उतर गया ना। तो वो दोबारा उसको दोबारा थोड़ी सही हो सकता है। वो तो ब्राउन कलर की जो लेयर थी, यानी जो ब्राउनिश फिल्म ऑफ लेयर थी उस दरवाजे के ऊपर, आयरन के ऊपर, वो तो हट गई, निकल गई। अब वो दोबारा थोड़ी वापसी आ सकती है। समझ आई मेरी बात? इसकी मिसाल ऐसे है कि जो अब एक और सपोज करो, तुम्हारी मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसमें ना साइलेंसर पर जंग लग गया है। ठीक है सर। अब तुम गए मैकेनिक के पास, उसने बोला भाई ये, उसको मैकेनिक वाले उसको अपनी जुबान में बफ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कलर होगा। पहले वो रिगमाल से घिसेगा, तो पूरा साइलेंसर आयरन का बना हुआ है। लेकिन साइलेंसर के जिस हिस्से पे जंग लग गया, इसका मतलब ये है कि साइलेंसर का वो हिस्सा Fe से Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब वो Fe से Fe2O3 में कन्वर्ट हो चुका है एक बार, उसको रेगमाल से घिस रहे हो, तो घिसने का मतलब वो ब्राउन कलर की जो लेयर है साइलेंसर के ऊपर लगी हुई, वो उतरी है। मतलब जो Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ था, अब वो रेगमाल से घिसने से वो Fe2O3 नीचे गिर गया। अब जो अंदर बचा हुआ मेटल है, उसके ऊपर कलर करो, पॉलिश करो, तुम उसको कर रहे हो। जिस पे जंग लगा था वो तो हट गया, वो दोबारा कन्वर्ट वापसी नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात? तो लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन स्टॉप। सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, वापसी कन्वर्ट नहीं हो सकता, वापसी का गियर नहीं लग सकता। तो वो तमाम रिएक्शंस जिनमें वापसी का गियर ना लग सके, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सके, एक बार तमाम रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए तो प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, वो सारे के सारे कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कायनात में अल्लाह ताला ने तमाम ज्यादातर रिएक्शंस इरिवर्सिबल रखे हैं। अगर अल्लाह ताला रिवर्सिबल रख देते ना, तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाता। कागज जलता,
राख में कन्वर्ट होता, कार्बन डाइऑक्साइड बनती, कुछ देर बाद दोबारा से कागज बन जाता। अजीब जादुई निजाम चल जाता है कोई। अल्लाह ने तो कायनात में हर चीज मुआवजे के तौर पे थोड़ी रखी है, वो अल्लाह अपने मुआवजे करते हैं, कभी वो अल्लाह की मर्जी है, वरना अल्लाह ने हर चीज को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। खाओगे तो भूख मिटेगी, है ना, भूख तो मिटाएगा अल्लाह, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए खाना पड़ेगा। अब बैठे में बोलने अल्लाह भूख मिटा दे, भूख मिटा, अल्लाह ने जरिया दिया है। प्यास मिटाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन उस प्यास को मिटाने के लिए अल्लाह ने जरिया क्या दिया है, पानी का। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है खुद ब खुद प्यास मिट जाएगी, पानी खुद ब खुद उठ के तुम्हारे पास आ जाएगा। अब लोहे, अगर सपोज करो कितना अजीब सा निजाम हो जाता है, अल्लाह ताला अगर कायनात में रिवर्सिबल रिएक्शन का निजाम चलाते। घर के बाहर दरवाजे पे जंग लग गया, अब्बू ने कहा कि बेटा जाओ जरा जंग वाले को बुला के लाओ, जंग साफ करवाओ, तो तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं अब्बू आप परेशान ना हो, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जंग लगना जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, अल्लाह ने कायनात में रिवर्सिबल रिएक्शन चलाया है। तो अभी दरवाजे पे जंग लगा है, कुछ देर बाद दोबारा से दरवाजा सही हो जाएगा, यानी आयरन पहले आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, जंग लग गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, वो दोबारा से आयरन बन जाएगा, फिर जंग लग जाएगा, फिर खुद ही सही हो जाएगा। अब्बू ने एक थप्पड़ दिया, तबीयत दुरुस्त हो गई। जादू थोड़ी हो रहा है, एक बार जंग लग गया तो हमें उसको बुलाना पड़ेगा, वो रुमाल से घिसेगा, जिस हिस्से पर जंग लगा था वो जंग नीचे गिर जाएगा, अब दोबारा उसे पॉलिश करनी पड़ेगी। तो कायनात में अल्लाह ताला ने ज्यादातर इरिवर्सिबल रिएक्शन का निजाम चलाया है, ज्यादातर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इंडस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ना रिसाइकलिंग चाहिए होती है, रिसाइकलिंग। जैसे ये NH3 का बनना, अमोनिया का बनना, हैबर बॉश प्रोसेस से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। जैसे फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिकम्पोजिशन, उसको टूटना, वो डिकम्पोज होता है किसमें, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, रिएक्शन कभी स्टॉप ना हो, नेवर स्टॉप्स, कभी उसकी एंडिंग ना हो, वो कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है बेटा। तो कितने तरह के रिएक्शंस हो गए? सबसे पहले तो बताओ प्रोसेस और रिएक्शन में क्या फर्क है? सर हर वो चीज जिसमें फॉर्मूला चेंज ना हो, सिर्फ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तब्दील हो, वो प्रोसेस कहलाता है, और जिसमें फॉर्मूला चेंज हो जाए वो रिएक्शन कहलाता है। और हर वो रिएक्शन जिसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तमाम रिएक्टेंट रिएक्ट कर गए, आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो गया रिएक्शन, वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अल्लाह ताला ने कायनात में ज्यादातर रिएक्शन इरिवर्सिबल रखे हैं। और जो रिएक्शन इंडस्ट्री में ज्यादातर होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वापसी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और कभी रुकेगा नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी मुकम्मल की तरफ नहीं जाएगा, कभी मुकम्मल नहीं होगा। अब इसको टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। एक आ गया इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल के बारे में क्या बात है? इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक ही एरो से शो करेंगे, एक सरवारे यानी एक चोच वाले एरो से, सिंगल हेडेड एरो से। ये फॉरवर्ड में भी जाएगा, बैकवर्ड में भी आएगा। फॉरवर्ड वाले रिएक्शन को शो करेंगे सिंगल हेडेड एरो से, ऊपर वाली चोंच वाले एरो से जो फॉरवर्ड को शो करेगा, और बैकवर्ड को शो करेंगे डाउनवर्ड एरो से। अपर एरो से शो होने वाला फॉरवर्ड रिएक्शन, डाउनवर्ड एरो से शो होने वाला बैकवर्ड रिएक्शन। और ये पूरे दो एरो मिलकर बनाते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है। अभी खाली तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आगे जाके समझाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है। इट गोज टू कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होगा, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। कायनात में अल्लाह ताला ने ज्यादातर रिएक्शन कैसे रखे हैं? इरिवर्सिबल। बट वेरी फ्यू रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत कम है। रिवर्सिबल रिएक्शन देखने तो कहाँ जाना पड़ेगा? इंडस्ट्री जाना पड़ेगा, वहां ज्यादातर रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ तारुफ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अपनी नेक्स्ट क्लास में ना इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है वो देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।